Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we will study right to property. देखो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, यानी अगर आपके पास कोई जमीन है तो उसको अपनी ऑनरशिप में रखना आपका मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, छोटी चीज नहीं होती, कोई भी गड़बड़ हो सीधा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में पहुंच सकते हो। अब गवर्नमेंट को लगा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी बात करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, फिर पब्लिक रिफॉर्म्स भी करने हैं, बहुत कुछ करना होता है सरकार को, डेवलपमेंट भी करनी होती है और कई बार जमीन ना चाहते हुए भी सरकार को लेनी पड़ती है और लोगों को ना चाहते हुए देनी पड़ती है। अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है तो वो चीज आड़े आ जाती थी बार बार। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट करी कॉन्स्टिट्यूशन में और इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। पहले ये 19(1)(f) आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था, बेसिक फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में, वहां से हटाकर 300A एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। यानी ऐसा नहीं है कि अब गवर्नमेंट ने चेंज करके बोल दिया भाई जब मर्जी जिस मर्जी की जमीन मकान हथिया लेंगे, ऐसा अभी भी नहीं है। गवर्नमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जो भी प्रोसेस है जिसमें आमतौर पर नोटिस होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्यों गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपके एक्वायर कर रही है, एक रीजनेबल कंपेंसेशन अगर पॉलिसी है तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। ये सब चीजें अभी भी रहेंगी, लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट हटा दिया ताकि आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता था, हाँ, वो इस ग्राउंड पर तो एटलीस्ट बंद कर दिया गया है। सो बस यही है इसमें पढ़ने की बात। अब थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। आर्टिकल 19(1)(f) एंड 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहले ओरिजिनली एक फंडामेंटल राइट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और अब इसको बना दिया एक लीगल राइट आर्टिकल 300A में। अगर ये बातें आप याद रख सको कि पहले कौन सा था अब कौन सा है, तो भाई बहुत अच्छा होगा। ये पहले था पुराना और अब क्या है 300A। अब क्या है, अभी भी प्रेजेंट पोजीशन यही है कि कोई भी आदमी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ। आप कोई भी जमीन, यानी सरकार अगर आपकी कोई भी जमीन या मकान ले लेगी तो वो ऐसे नहीं है, ये लेगी एज पर ए वैलिड लॉ, नॉट आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरीली का मतलब ये होता है मनमाने ढंग से, कंपेंसेशन दिया नहीं दिया, कम दिया ज्यादा दिया, जल्दी दिया देर दिया, वो नहीं चलेगा। तो मेन इसमें मुद्दा यही है कि आपको प्रॉपर दिया जाएगा। इट इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट, हाँ, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आप सीधा 32 में नहीं भाग सकते सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी स्टिल बी चैलेंज्ड एज ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। फिर भी अगर किसी की प्रॉपर्टी सरकार जबरदस्ती हथिया लेती है या कोई और हथिया ले, तो आप कोर्टों में तो अभी भी जा सकते हो कि मेरी जमीन ले ली गई और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। अब हम बात करते हैं केटी प्लांटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहां पर क्या हुआ, स्टेट एक्वायर्ड प्राइवेट लैंड अंडर ए लॉ एंड द एडिक्वेसी ऑफ द कंपेंसेशन वाज चैलेंज्ड। जमीन ले ली गई होगी प्लांटेशन वालों की, तो ये आया कि क्या 300A में कंपेंसेशन देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कंपेंसेशन नीड नॉट ऑलवेज बी एडिक्वेट, कि सरकार जो कंपेंसेशन देगी वो जरूर नहीं कि बिल्कुल मार्केट प्राइस के हिसाब से हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इल्यूजरी। ऐसा भी नहीं है कि बस सपोज 10 लाख रुपए की जमीन है तो उसके लिए 1000 रुपए पकड़ा दिए, या 10,000 भी देखा जाए तो इल्यूजरी हुआ, 10 लाख के बदले में 10,000 मिल रहे हो जमीन के, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया, डेप्रिवेशन यानी जो जमीन ली गई है दैट मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। कानून बनाओ, कंपेंसेशन दो, जमीन ले लो अगर डेवलपमेंट के लिए है, बट इट शुड बी लाइक जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। यहां पर ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ आपका कार्य हो न्याय संगत हो, उचित हो, तर्क संगत हो, लॉजिकल होना चाहिए। किसी की जमीन ली तो क्यों ली, कंपेंसेशन फिक्स हुआ तो कैसे हुआ, दिया तो कब दिया, कैसे दिया, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज अभी भी हो सकती है। स्टिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, फंडामेंटल राइट नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल तो है। सो प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी आदमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और खासकर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज कोई आदमी मकान बनाता है, कोई जमीन खरीदता है, कोई फैक्ट्री बनाता है, कोई गार्डन डेवलप करता है, कोई प्लांटेशन, जैसे अभी हम एक केस देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो एक सिक्योरिटी है ना लाइफ में। तो आप उससे उसकी वो प्रॉपर्टी, वो चीज ऐसे छीन नहीं सकते आर्बिट्रेटली। सो
जो कुछ करना है एज पर लॉ कीजिए, एज पर प्रोसीजर करिए, जो नोटिस बनता है वो नोटिस दीजिए, जो हियरिंग है वो हियरिंग दीजिए, जो कंपेंसेशन है वो प्रॉपरली फिक्स करके टाइमली रिस्पेक्टफुली दीजिए, ये अभी भी ज़रूरी है। सो द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इवॉल्व माने चेंज हुआ, पहले फंडामेंटल राइट था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो है, लेकिन यू हैव टू बैलेंस इट। हमेशा हम बैलेंसिंग की बातें करते रहे हैं। यहां पर क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बैलेंस करना है किससे? द नीड्स ऑफ द स्टेट। सरकार की भी अपनी जरूरतें हैं, और सरकार को किस लिए चाहिए? सरकार को चाहिए सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। किसी भी एक अनडेवलप्ड एरिया को अगर डेवलप करना हो तो सरकार क्या कहेगी? सरकार तो ये कहेगी ना, जमीन होगी तभी तो वो एयरपोर्ट बनाएगी, जमीन होगी तभी वहां स्टेडियम बनाएगी, मार्केट बनाएगी, हो सकता है कोई प्रॉपरली सिस्टमैटिक रेजिडेंशियल टाउन बनाए। तो कुछ भी करने के लिए सरकार को जमीनें लेनी पड़ती थी, अभी भी ले रहे हैं। तो इसीलिए वो फंडामेंटल राइट से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बनाया, जिसमें अब सरकार जस्टिफाइड वे में जरूरत हो तो जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, एक्विजिशन कर सकती है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। स्टिल कोई भी डाउट हो तो इन नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कीजिए, दिए हैं। इसमें आप व्हाट्सएप डालिए, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूंगा, या यूट्यूब पर भी आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पे परचेज करने के लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर कॉन्टैक्ट कीजिए। फेस टू फेस क्लासेज एग्जाम्स के पास लगते हैं, उस समय हो सकता है रजिस्ट्रेशन ना हो पाए, तो बेटर है पहले ही आप कर लीजिए। थैंक यू।